Good morning, students and my dear friends. Today is 20th of June 2022, Monday. Motivation of the day is life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 and 10 of Business Standard. As fuel shortage continues, private players seek गवर्नमेंट हेल्प. सो बेसिकली इस सेक्शन में हम दो न्यूज़ कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10 पर दी हुई है. पहली न्यूज़ फ्यूल शॉर्टेज से रिलेटेड है जिसको लेकर के प्राइवेट कंपनीज आर नाउ सीकिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन दैट इज यूएसओ के अंडर लाने का प्रोविजन ला दिया है. और लास्ट वीक ही ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने करी थी. एंड डिस्पाइट द गवर्नमेंट ब्रिंगिंग द प्राइवेट प्लेयर अंडर दिस यूएसओ ऑब्लिगेशन और यूएसओ provision, there was a dry out fuel outlets all across the country on Sunday. तो जितने भी रिटेल आउटलेट हैं उसमें मैक्सिमम रिटेल आउटलेट खाली रहे संडे को एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन. जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए जो स्टेट्स वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक. अब ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फ्यूल आउटलेट्स जो हैं वो ड्राई आउट है? बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज. ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के पास, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू रीफिल देयर फ्यूल आउटलेट्स. और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के बाद से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कश्मीर जैसे और कुछ अदर स्टेट्स भी फ्यूल शॉर्टेज की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. और इसी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से एक तो कंज्यूमर जो है लार्ज मिलियन ऑफ कंज्यूमर्स दे आर सफरिंग. अपार्ट फ्रॉम इट कंपनीज की गुडविल भी इम्पैक्ट हो रही है, उनकी डिमांड और सेल भी इम्पैक्ट हो रही है. और इसी वजह से जो इंडस्ट्री बॉडी फेडरेशन है इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री दैट इज़ FIPI, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनीज की. तो इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने जो बेसिकली प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करती है सच एज GOBP, नारायणा एनर्जी, ऑल दीज हैव अप्रोच टू द गवर्नमेंट for what? For stating that under recoveries will limit the ability of private players to make further investment and expansion. तो इस फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोल में ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का ये कहना है कि जो कंपनीज हैं दे आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 20 to 25 पर लीटर ऑन डीजल एंड 14 to 18 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल. तो ऐसा इस फेडरेशन का कहना है कि 20 से 25 लीटर डीजल में 20 से 25 रुपए पर लीटर डीजल में लॉस हो रहा है, 14 से 18 रुपए पर लीटर पेट्रोल में लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द नॉन रिवीजन ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस. ऐसा इस फेडरेशन का, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री का मानना है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर नॉट एबल टू expend more, they are not able to go for capital expenditure and expansion plan, जिसकी वजह से जो डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है क्रूड ऑयल की, उस डिमांड को सैशिएट नहीं कर पा रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स. क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स का और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन लें तो उनके अकॉर्डिंग इस समय इकोनॉमी में जो फ्यूल डिमांड है, एनर्जी की डिमांड है, वो पीक पे है बिकॉज ऑफ द सीजनल सर्च. सीजनल सर्च मीन्स ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही इकोनॉमी में जिसकी वजह से डिमांड जो है वो पीक पर है. बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इस समय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी अपने पीक पर हैं. अपार्ट फ्रॉम इट टूरिज्म, इसमें अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर हैविंग द हाइएस्ट टूरिज्म बिकॉज ऑफ द सेमेस्टर ब्रेक और समर ब्रेक. तो टूरिज्म भी अपने फुल स्विंग पर है and sales are at record high in tourist place. So all these are the reasons that are causing increase in the demand of fuel
और द एनर्जी मिक्स इन द इकोनॉमी। और जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये कहना है कि उनके जितनी भी लोकेशंस हैं उसमें सफिशेंट सप्लाई है, और इवन जो स्टाफ्स है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड। हालांकि जो फेडरेशन है उसका ये कहना है कि जो आउटलेट्स हैं वो ड्राई आउट, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री का नहीं कहना है, इसके अलावा जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है उसका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू और उनका भी यही कहना है कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये क्राइसिस देखने को मिल रही है। बट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सोर्सेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अगर हम बात करें जिसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल हैं, दे ऑल आर सीइंग 20% इंक्रीज इन एवरेज डेली सप्लाई एज ऑफ नाउ। हालांकि प्राइवेट कंपनीज कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस क्राइसिस। उनके अकॉर्डिंग उनके जो आउटलेट्स हैं वो सफिशिएंटली फिल्ड हैं और डिमांड को मीट आउट कर रहे हैं। एंड दिस इज द loss number that has been reported by Federation of Indian Petroleum Industry. This is loss on diesel, this is on petrol, approximately 1.89 trillion likely under recovery that state-run OMCs may suffer on petrol, diesel and LPG if price remain unchanged. And if you remember recently, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने एक्साइज ड्यूटी में कट किया था पेट्रोल के 8 रुपये और डीजल के 6 रुपये इन ऑर्डर टू ईज आउट द इन्फ्लेशन, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एनर्जी इन इंडिया। और इसी वजह से काफ़ी लंबे टाइम से प्राइस रिवीजन भी नहीं हुआ है। तो जो ट्रेडर्स हैं, आउटलेट्स या हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये कहना है कि दे आर सफरिंग द लॉस, और बिकॉज दे आर सफरिंग द लॉस तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स में क्राइसिस की सिचुएशन आगे टाइम में देखने को मिल सकती है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने प्राइस चेंज नहीं किए क्रूड ऑयल के। और इसी इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल की वजह से जो जिस तरह से प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से अदर सेक्टर भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो कि न्यूज़ जो है पेज नंबर 10 पर दी हुई है उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। कॉस्ट टर्बुलेंस में फोर्स रिकवरी जेट लैग फॉर एयरलाइंस। तो जिस तरह से ATF स्टैंड्स फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिस तरह से ATF के प्राइस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल डिमांड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, उसको देखते हुए जो एयरलाइंस जो कि पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी उनकी रिकवरी भी अब इम्पैक्ट कर रही है। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस अंडर रिकवरी इज द कॉस्ट टर्बुलेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, अदर फैक्टर्स लाइक डेप्रिशिएटिंग रूपी, डिमांड ट्रेंड इन अपकमिंग लीन सेशन as well as the competitive pressure. So these are the few factors, ये कुछ ऐसे important factors हैं जो कि एयरलाइंस की रिकवरी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब पैंडेमिक आया था उस समय कई सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे, जिसकी वजह से मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शंस था, और जितने भी टच इंटेंसिव सेक्टर्स थे वो इम्पैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ ऑल दोज रिस्ट्रिक्शन, जिसमें एविएशन कंपनीज जो थी वो एविएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा, या हम बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर था। और पैंडेमिक में जैसे जैसे पैंडेमिक कम होती चली गई, रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होते चले गए, तो जो एविएशन कंपनीज हैं, एयरलाइंस, दे वर एंटिसिपेटिंग कि अब उनमें रिकवरी स्टार्ट होगी, पैसेंजर फुटफॉल बढ़ेगा। बट उसके बाद से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली शूट अप हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ATF के प्राइसेस पर भी देखने को मिला है। इट मीन्स ऑपरेशनल जो कॉस्ट है एविएशन इंडस्ट्रीज की, एविएशन कंपनीज की, वो इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है कि सारी ही जो एयरलाइंस कंपनीज है दे वांट द रिकवरी एंड दे आर ऑन रिकवरी पाथ। अपार्ट फ्रॉम इट, अभी भी जो ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द लीन सेशन, जो फुटफॉल है, पैसेंजर फुटफॉल है, वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से इंडियन रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो कंपनीज को क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए या ATF परचेज करने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो भी उनके बैलेंसेस बिगाड़ रहा है। तो ये सारे जो रीजंस हैं, इसकी वजह से जो एविएशन कंपनी है उसमें रिकवरी जो एंटिसिपेट करी जा रही थी वो नहीं हो पा रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डिसीजंस नॉट इम्पैक्टफुल बट WTO विंस बिग। तो बेसिकली जो MC12 हुई थी उसको लेकर के ऑथर का एक
ओपिनियन है, इट इज़ नॉट अ न्यूज़, इट इज़ एन ओपिनियन, जहाँ पर ऑथर ने WTO में जो डिसीजंस लिए गए हैं, MCW की जो आउटकम्स रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। हम सभी को पता है कि 164 मेंबर कंट्रीज़ ने लास्ट वीक WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो फिशरी सब्सिडी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट बैन हो, IPR हो, कोविड-19 वैक्सीन हो, चाहे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो। इन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ और डेफिनेटली इंडिया ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन सारे ही डिसीजंस में। तो इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के जो आउटकम्स हैं उसको लेकर के ऑथर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है। तो ऑथर का ये कहना है कि जो भी आउटकम रहा इस MC12 का, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 का, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं, ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन हुए, बट येस, जो भी डिसीजन हुए उसको सभी मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया, सभी मेंबर कंट्रीज़ ने यूनानिमसली उन डिसीजंस को एक्सेप्ट किया, ऑल ऑफ देम साइंड अप टू दैट डिसीजन। और जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, WTO जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में जो कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस वो अभी भी इस पैंडेमिक के टाइम में भी बना हुआ है, इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी बना हुआ है। It means the member countries are having confidence, credibility and relevance of the body. और इसके बाद से कुछ डिसीजंस को भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो IPR वेवर को डिमांड कर रही थी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के, अब कुछ सर्कमस्टांसेस यानी अंडर सर्टन conditions now developing countries are allowed to manufacture the कोविड-19 वैक्सीन। अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं विदाउट टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम द पेटेंट होल्डर। तो जो IPR वेवर का जो मुद्दा था उस पर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को परमिशन मिल गई है। डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक India. So, with the existing capacity to manufacture COVID-19 vaccines, are now encouraged to make binding commitments not to avail of this decision. तो हालांकि इंडिया को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया गया कि आप इस पर्टिकुलर डिसीजन में को लेकर के बेनिफिट्स नहीं लेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और आपने सफिशिएंटली कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकी। इट इज़ फॉर दोज डेवलपिंग कंट्रीज दोज एक्चुअली रिक्वायर कोविड-19 वैक्सीन अर्जेंटली। और अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं है, तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ को ये डिसीजन को यूज़ करने से या इसके एडवांटेजेस को या इसको एक्सप्लॉइट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि ये जो IPR वेवर का डिसीजन है ये अदर वैक्सीन्स या थेरापेटिक्स या डायग्नोस्टिक्स पर या अदर मेडिकल गुड्स या ड्रग्स पर एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर कोविड-19 वैक्सीन एज पर द करंट डिसीजंस और आउटकम ऑफ WTO। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन पर्पस को लेकर के जो फूड एक्सपोर्ट होना है उस पर भी डिसीजन हुआ। हालांकि इंडिया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ। अब WTO मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं दे शुड नॉट इम्पोज export prohibition or restrictions on those types of food commodities, foodstuffs जो कि नॉन कमर्शियल हैं, दैट आर फॉर नॉन कमर्शियल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा फूड एक्सपोर्ट जो हो रहा है, फूड ग्रेन्स का या फूड स्टफ्स का ऐसा एक्सपोर्ट जो कंट्रीज़ करना चाहिए जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर है, जिसको कंपनीज नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं कंट्रीज़, उस वो एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाएंगे WTO मेंबर कंट्रीज़। यानी इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज़ को डायरेक्ट किया गया है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नॉन कमर्शियल ग्राउंड में कोई कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कंट्री, तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, जैसे कि अभी आपने वीट के केस में, वीट फ्लोर के केस में, शुगर के केस में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। हालांकि इस बात का भी WTO ने ध्यान रखा कि जिससे डोमेस्टिक सप्लाई कहीं या डोमेस्टिक जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट ना हो। कंट्री सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, इसके बाद जो नॉन कमर्शियल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो एक्सपोर्ट होना है उसको प्रमोट करेंगे, उसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन will not attract any types of further tax just like the previous। ये भी जो पहले का डिसीजन है ये कंटिन्यू रहेगा टिल द नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि एंड ऑफ दिसंबर
2023 में होनी है। लास्ट ईयर 23 में दिसंबर में नेक्स्ट यानी 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है, तब तक की जो ये कस्टम ड्यूटी का रिस्ट्रिक्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर, ये बना रहेगा। इसके अलावा फिशरी सब्सिडी को भी लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए कि वेसल और ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं फिशरीज़ में, जो कि जनरली इन्वायरमेंट डिग्रेडिंग माने जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग करते हैं, इस तरह के किसी भी वेसल या ऑपरेटर पर कोई भी सब्सिडी मेंबर कंट्री नहीं प्रोवाइड करेगा अपने फिशरमैन को। इवन दिस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑल दीज टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडिंग एक्टिविटीज़, sea ecological hampering practices should not be allowed at all as per the WTO ministerial conference. इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट के डिसफंक्शनलिटी को लेकर के भी डिसीजन हुआ, तो कई इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए। हालांकि WTO जो है वो इसको हम बोल सकते हैं अप्रिशिएट कर रहा है इस आउटकम्स को, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस एज सक्सेस ऑफ WTO इवन एट दैट टाइम ऑफ क्राइसिस। बट यहाँ जो हमारे ऑथर है उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, बट हाँ हम इस सारे आउटकम को इस तरीके से ज़रूर ले सकते हैं कि WTO पर अभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप है मेंबर कंट्रीज़ का। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। IRDAI मुल्स लिंकिंग इंश्योरेंस फ्रॉड विद क्रेडिट स्कोर। तो जिस तरीके से इंश्योरेंस के फ्रॉड इंडिया में इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसको कर्व करने के लिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IRDAI बोलते हैं, IRDAI जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड को इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर से लिंक करने का सोच रही है। हालांकि अभी ऐसा डिसीजन नहीं आया है, बट जिस तरीके से इंश्योरेंस फ्रॉड बढ़ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए दिस कुड बी वन मेजर बाय IRDAI। अभी फिलहाल वर्किंग ग्रुप की जो कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है, उसने रिकमेंडेशन दी है, प्रपोजल दिया है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड को क्रेडिट स्कोर से लिंक कर दिया जाए। आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज क्रेडिट score, that basically indicates a credit worthiness of individuals or entities। जब कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल बैंक में लोन लेने जाता है तो उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। मोस्टली आपने क्रिसिल स्कोर के नाम से सुना होगा। तो ये स्कोर ये बताता है कि आप या इंडिविजुअल कितना क्रेडिट वर्दी है। इट मीन्स जो वो लोन ले रहा है वो उसके किस बात के चांसेस कितने हैं कि वो लोन रिटर्न करेगा, वो बोरोइंग्स को टाइमली रिटर्न कर देगा। तो ये क्रेडिट स्कोर हर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसका क्रेडिट स्कोर हाई रहे। अभी तक क्या था कि इंश्योरेंस या जो अदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो क्रेडिट स्कोर में कैलकुलेट या इंक्लूड नहीं होते थे, बट अब जिस तरीके से इंश्योरेंस के फ्रॉड रिसेंटली बढ़ना शुरू हुए हैं इंडिया में, उसको देखते हुए एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उससे कहा गया था कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि कैसे इन फ्रॉड्स को कम किया जा सकता है। तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस में ये एक रिकमेंडेशन ये भी आई है कि इंश्योरेंस फ्रॉड को क्रेडिट स्कोर से लिंक कर दिया जाए। इट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस फ्रॉड करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। एंड अ पुअर क्रेडिट स्कोर कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन, क्रेडिट कार्ड एंड डेटर हिम फॉर इंडल्जिंग इन फ्रॉड। तो एक तरह का मोरल प्रेशर भी डालेगा इंडिविजुअल पर कि वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड ना करें, क्योंकि उससे उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन होगा। और अगर IRDAI इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन या प्रपोजल को मान लेती है तो देर आर सर्टन एक्ट जिनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें अमेंडमेंट के बाद ये जो प्रपोजल है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी आगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या डिसीजन होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिपार्टमेंट टर्निंग्स टू गति शक्ति टू कट इंफ्रा प्रोजेक्ट टाइम। तो गति शक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। इट्स अ एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, उन सबको इंटीग्रेटेड मैनर में आगे बढ़ाने के लिए टाइम जो फ्रेम है उसमें कंप्लीट करने के लिए विद डिज़ायर्ड कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट है उसमें कंप्लीट करने के लिए गति शक्ति मिशन, ये गति शक्ति स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। अब चूँकि ये फुल फ्लेज लॉन्च हो चुकी है तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अब इस गति शक्ति लेट डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का यूज़ करने लगी हैं जस्ट टू एग्जीक्यूट देयर all infrastructure projects by about 3 and 4 months just to reduce the execution time। तो
जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं छोटे बड़े, उन सबको गति शक्ति लेड डिजिटल टेक्नोलॉजी से लिंक कर दिया। बेसिकली जो गति शक्ति स्कीम है, इसके तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरफेस भी डेवलप किया गया है, जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंबाइंड इंटीग्रेटेड फॉर्म में आगे ले जाया जाएगा। तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं अब वो इस पर्टिकुलर डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं जस्ट टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months। मिनिस्ट्रीज़ का ये मानना है, अब कहना है या सोचना है कि इस पर्टिकुलर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या गति शक्ति लेड डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको एटलीस्ट और मिनिमम 3 से 4 महीने कम कर पा रही हैं। तो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिजिटल टेक्नोलॉजी जस्ट टू सेव द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यस बैंक्स प्लान टू सेल ₹12K करोड़ बैड लोन्स टू ARC फेसेस डीले। यस बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्कशन में है, नेगोशिएशन की फेज में। किस बात के डिस्कशन को लेकर के? जो बैड लोन है 12K करोड़ का, जो बैड एसेट्स है, NPA है, उसको ARC को सेल करने को लेकर के। व्हाट इज ARC? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली ये जो कंपनीज होती हैं, ARCs होती हैं, ये बैड लोन्स या NPA को खरीद लेती हैं, दे ट्राई टू रिकवर इट और उससे मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास, इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का NPA है और बैंक कोशिश कर चुके हैं, बहुत ट्राई कर चुके हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिकवर दिस 10 करोड़ NPA। तो वो क्या करेंगे, किसी एक ARC को फाइनल करेंगे और उस ARC को ये 10 करोड़ का जो NPA है ये सेल करेंगे। अब ARCs क्या करेंगी? डेफिनेटली अगर उस NPA की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, तो डेफिनेटली वो 10 करोड़ से नहीं खरीदेंगी। दे विल नेगोशिएट विद द बैंक्स कि हमें आप 7 करोड़ पे, 6 करोड़ पे ये NPA दे दीजिए। बैंक्स को क्या होता है? बैंक्स बोलता है कि जहाँ उनके 10 करोड़ डूब रहे हैं, एटलीस्ट उनके 6 से 7 करोड़ वापस आ रहे हैं, तो बैंक्स उसको उस 10 करोड़ के NPA को 6 से 7 करोड़ में या मे बी 8-9 जो भी नेगोशिएशन हो उस पर ARCs को सेल कर देते हैं। अब ARCs को 10 करोड़ का जो असेट है वो 6 से 7 करोड़ में मिल गया। अब नाउ ARCs क्या करेंगी? अब ARCs स्टार्ट करेंगी रिकवरी फ्रॉम डिफरेंट मोड्स, चाहे वो इंडिविजुअल रिकवरी करें फिर उसका असेट को सेल करें, दे विल स्टार्ट रिकवरी। और हमेशा ARC कोशिश करे कि जितने प्राइस पर उसने ख़रीदा है वो NPA, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर वो रिकवरी करें, वही उसका प्रॉफिट मार्जिन होता। तो ये बेसिक मॉडल ARC और बैंक अडॉप्ट करते हैं। अभी रिसेंटली येस बैंक ने 12,000 करोड़ का NPA सेल करने की कोशिश करी। किसको? एक ARC को, अमेरिकन ARC को। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक जो है इस पर्टिकुलर सेलिंग को लेकर के फिलहाल के लिए डायलेमा की सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि यस बैंक जिस ARC को ये 12,000 करोड़ का असेट सेल कर रहा था, NPA सेल कर रहा था, उस पर्टिकुलर ARC में यस बैंक की होल्डिंग्स है, शेयर होल्डिंग्स है। तो दैट विल बेसिकली क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ interest with ARCs as Yes Bank plans to hold the minority stake into the very same ARC। तो इसको लेकर के, इस पेज को लेकर के डिस्कशन चल रहा है RBI और यस बैंक के बीच में कि अगर आप उस ARC को सेल कर रहे हैं जिसमें आप माइनॉरिटी स्टेक भी लेने वाले हैं, तो दिस विल कॉजिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि जो NPA है ये अनबायस्ड मैनर में रिकवर हो और इसका जो इम्पैक्ट है पब्लिक एक्सचेकर पर वो मिनिमम हो। सो लेट्स सी क्या नेगोशिएशन के रिजल्ट्स आते हैं। दिस इज़ द NPA पिक्चर ऑफ यस बैंक सिंस फाइनेंशियल ईयर 18 to 22। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो रोल बैक ऑफ अग्निपथ, MOD डाउन प्लेस प्रोटेस्ट। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव के साथ मिल करके एक कॉन्फ्रेंस करी, हम बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, और जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर इंडिकेशन दिए हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार जैसे स्टेट्स को कि जो ये अग्निपथ स्कीम है ये रोल बैक नहीं होगी, इट इज़ हेयर टू स्टे, और ये किसी भी तरह के प्रोटेस्ट के बाद भी इसको रोल बैक नहीं किया जाएगा। और इसके बाद नेवी, IF और आर्मी में जो रिक्रूटमेंट शेड्यूल हैं उसको भी डिस्कस किया है।
हालांकि कई सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इन्फॉर्मल चैनल्स हैं, वहाँ पर फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो इस अग्निपथ स्कीम को वापस ले रहा है। बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया कि इन स्पाइट ऑफ एनी प्रोटेस्ट दिस स्कीम विल नॉट बी रोल बैक. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.